नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर आया हूं और आज की वीडियो में अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे फ्लोटेशन की या बात करेंगे प्लवन की। अगर हिंदी के छात्र हैं, कैसे एक जहाज जो है वो आपके पानी पर तैरता है, इतना बड़ा जहाज, और पानी पर कैसे तैरता है, या कि एक बोट है वो पानी पे कैसे तैरती है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बताया था एक वीडियो में आपको, डेंसिटी या घनत्व। आपको पता ही होगा, ये मास बाय वॉल्यूम, या जिसको हम कह सकते हैं द्रव्यमान को हम आयतन से अगर डिवाइड करें, और इसकी यूनिट होती है आपकी केजी पर मीटर क्यूब, अगर ऐसा यूनिट की हम बात करें। इसी के साथ अगर हम बात करें आपके रिलेटिव डेंसिटी की, तो ये क्या होती है, किसी भी फ्लूइड या किसी भी लिक्विड की अगर हम डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं, रिलेटिव मतलब आपेक्षिक घनत्व कह सकते हो हिंदी में इसको, आपेक्षिक घनत्व। तो ये क्या होता है आपका, ये हो गया आपका उस फ्लूइड या उस लिक्विड का डेंसिटी, और उसको कंपेयर करें किसके साथ, अगर आपका वाटर है और वो 4 डिग्री सेल्सियस पे, उसका घनत्व कितना है, 4 डिग्री वाटर डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर इन दोनों का आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप निकाल सकते हैं आपेक्षिक घनत्व। बस आप कैसे निकालेंगे, आप वाटर के साथ उसको रिलेट कर सकते हो। तो ये दो टर्म्स है, पूछी जा सकती हैं। और कैसे आप घनत्व मेजर करते हो या आपेक्षिक घनत्व मेजर करते हो, तो एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं आप हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर की हेल्प से आप निकालते हो रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी। तो हाइड्रोमीटर, ये यंत्र कई बार पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो हाइड्रोमीटर को याद रखेंगे। ऐसे ही अगर आप दूध की शुद्धता की माप करते हैं, उसमें भी डेंसिटी का गेम होता है, और उसमें जो यंत्र है लैक्टोमीटर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता के लिए, दूध के लिए अगर दूध की शुद्धता और अगर आप हाइड्रोमीटर है तो फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी या डेंसिटी, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी, इसके मेजर करेंगे आप हाइड्रोमीटर से। ठीक है, तो ये जो मैंने दो चीजें बताई, ये आपके कई बार पूछे जाते हैं आपसे। उसके बाद हम बात करेंगे फ्लोटेशन की या हम बात करेंगे प्लवन की। अब देखिए, उससे पहले जाने से पहले मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपका उत्प्लावन बल जो है वो काम करता है, कैसे उत्प्लावक बल आपका काम करता है या बायन्सी फोर्स काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी आपकी किसी भी अगर वस्तु की अगर तैरने की जो प्रवृत्ति है, कोई चीज अगर आप तैरा रहे हो उसको, तो जो तैरने की प्रवृत्ति है, टेंडेंसी टू फ्लोटेशन, यानी कि एक तरह से उसको हम कह सकते हैं फ्लोटेशन, यानी कि एक तरह से फ्लोट करना, तैरना। ठीक है, अब ये कैसे संभव होता है, इसमें कई बार एक प्लवन का एक नियम था, यानी कि हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन बोलते हैं इसको। उसमें क्या होता है कि जब आप कोई चीज बैलेंसिंग कंडीशन में या स्टेबल कंडीशन में, कोई वस्तु जो है, जब आप उसे तैरेगी वो, तो तैरने के बाद क्या होगा, उसके भार में एक आभासी कमी नजर आएगी, आपको लगेगा कि उसमें कुछ कमी हो गई है। तो वो जो है, जो लिक्विड जो उसमें जो विस्थापित होगा, जो लिक्विड, जो जैसे आपको सपोज कीजिए, अगर ये आपका एक कंटेनर है और इसमें कोई पानी भरा हुआ है आपका, और इसमें कोई चीज़ वस्तु रख दीजिए आप, तो वस्तु क्या होगी, इसके अंदर जाएगी और आपको लगेगा इसमें कुछ कमी हो गई है इसके वेट में। तो इसके वेट में जो कमी आई, जितना भी ये वाटर डिस्प्लेस हुआ ऊपर की तरफ, देखोगे आप, वो उसके बराबर होगा। तो यानी कि जितना भी डिस्प्लेस हुआ वो बराबर हो गया। तो ये है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कई बार पूछा जाता है आप लोगों से। या आर्किमिडीज का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज,
ये भी इसी से रिलेट कर सकते हो आप। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी चीज़, जैसे आपने बचपन में आप किसी हौज के अंदर नहाते होंगे और बाय द वे आपका स्टेबल कंडीशन है, आप क्या हुआ उसमें डूबे। डूबने के बाद क्या होता है कि आप जब डूबेंगे, जैसे आप उसके अंदर जाएंगे तो आपका पानी बाहर निकलने लगेगा और आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके भार में कुछ कमी हो गई है। ये किस वजह से हो रहा है? यानी कि आपने जितना उसको पानी को बाहर निकाला, सीधा सा मतलब है कि जब आप उसको, उसमें जो आभासी जो कमी आपको अपने वेट के अंदर आई, वो जितना भी आपने पानी हटाया उसमें से, वो उसके भार के बराबर होगा जो आपको कमी नजर आई। इट मींस आप जब अपने वेट में जो महसूस कर रहे हो, तो यानी कि जो आपका वास्तविक भार है, जो वास्तविक भार है आपका, हम जो सपोज कीजिए आप 60 kg के हैं, 60 kg आपका वेट है और आपने जो है, आपको कुछ में कुछ कमी नजर आई, आपको लग रहा है कि मेरे जो अंदर है वो 10 kg की जो है मतलब कमी हो गई है और मेरा जो भार है वो 50 kg हो गया है। ठीक है, तो आपका सपोज कीजिए 60 kg वेट था और आपको जो है वो नजर, आपको लग रहा है कि भैया मेरा वेट 50 kg हो गया है बाय द वे। ठीक है, और आपने जो डिस्प्लेस किया, जो पानी बाहर निकला, वो 10 kg था। यानी कि आपने जितनी आभासी कमी नजर आई, आपको आभासी कमी कितनी नजर आई? 10 kg की आई ना, और आपका डिस्प्लेस कितना हुआ? 10 kg, तो ये 60 kg हो गया ना फिर। तो ये पहली बार ये प्रिंसिपल आर्किमिडीज साहब ने कहा ऐसा कि भैया कोई भी चीज अगर कोई उसमें जो उसको आभासी कमी नजर आती है, या उसमें उसको लग रहा है कि मेरा जो है वेट इतना हो गया है, तो उसमें जो कमी नजर आती है उसको, उसने जितना वाटर डिस्प्लेस किया है, जो लिक्विड डिस्प्लेस किया, वो उसके टोटल के बराबर होगा। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यही है। उसमें क्या है, ये फील कैसे होता है, इसमें ना एक बायोंसी फोर्स काम करता है ऊपर की तरफ। जैसा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, ये बायोंसी फोर्स है क्या, या उछाल वाला जो फोर्स है, या कैसे कोई शिप जो है वो पानी में कैसे तैरता है, वो सब उछाल की वजह से ही संभव है। यानी कि आपके तीन तरह के फोर्स, तीन तरह के सेंटर हो सकते हैं, या जैसे एक आपका होता है बायोंसी, सेंटर ऑफ बायोंसी, या सेंटर ऑफ या जिसको हम उछाल का केंद्र भी कह सकते हो। ठीक है, एक होता है आपका जिसको आप कहते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जो गुरुत्व केंद्र होता है आपका, गुरुत्व केंद्र। ठीक है, और एक काल्पनिक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं मेटा सेंटर, मेटा सेंटर। तो पहला हो गया सेंटर ऑफ बायोंसी या उछाल वाला केंद्र, उछाल केंद्र कह लो इसको। दूसरा हो गया आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और तीसरा हो गया आपका मेटा सेंटर, जिसको आप एमसी कह दो, या एमसी कह दी, शॉर्ट में एमसी बोल दिया, और इसको हम मिथ केंद्र भी बोल सकते हो अगर हिंदी में कहें तो, क्योंकि इसका कोई हिंदी का कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, तो मिथ केंद्र बोल देते हैं उसको। अब कोई शिप अगर आप संभव है वो कैसे तैरता है, तो वो संभव इसके उछाल बल की वजह से है। ये उछाल बल क्या होता है, या बायोंसी फोर्स होता क्या है, ये जो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट काम करता है हमेशा। ये पहले ध्यान रखेंगे आप लोग। कोई चीज आपने फील की होगी, अगर आप पानी में डालें तो वो ऊपर की तरफ उछलने का प्रयास करती है हमेशा। तो उसमें जो एक रिवर्स फोर्स लगा हुआ है, उसके अपोजिट फोर्स जो लगा हुआ है, जो उसे वस्तु को ऊपर की तरफ धकेल रहा है, थर्स्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसी को आप कह सकते हो सीधा सा कि ये इसका बायोंसी फोर्स है। तो बायोंसी फोर्स क्लियर हुआ आप लोगों को? एक तरह से जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अपोजिट काम करता है। अगर सपोज कीजिए कोई आपका पॉन्ड है और उसके अंदर कोई चीज पानी के अंदर रख रहे हो आप, तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ कैसे जा रही है? एक तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे काम कर रहा है, और इसके अगेंस्ट फोर्स काम कर रहा है आपका बायोंसी फोर्स। शिप में भी ऐसा ही होता है।
इसमें क्या होता है, आपकी दो कंडीशन हो सकती हैं। पहले तो ये तीनों फोर्स है क्या, या तीनों सेंटर क्या है, पहले सेंटर्स की बात कर लेते हैं। तो सेंटर ऑफ बायंसी कौन सा सेंटर है, जो आपका हमेशा एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन होगी जिसमें वो काम करेगा ऊपर की तरफ, उस पॉइंट को बोलते हो आप सेंटर ऑफ बायंसी। एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो उस वर्टिकल लाइंस पे नीचे की तरफ, हमेशा जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो, यानी कि जो ग्रेविटी वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा उस वर्टिकल लाइन पे कहीं होगा। और तीसरा, यानी कि मेटा सेंटर वो सेंटर है जो आपकी उस वर्टिकल लाइन पे, जैसे सपोज कीजिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये आपका बायंसी सेंटर है या बीसी कह सकते हो, इस दोनों को कहीं ना कहीं कट करे, मतलब इस पे इसी लाइन पे कहीं ना कहीं आपको मेटा सेंटर मिल जाएगा। यहां भी मिल सकता है या कहीं और मिल सकता है। तो उस एक इमेजिनरी जो लाइन है उन कहीं पे, उन दोनों के बीच वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। अब इसका शिप्स में क्या फर्क होता है या कैसे आप इसको करते हो ये देख लेते हैं थोड़ा सा, या कंडीशन क्या से होती है। तो इसमें देखेंगे आप कि कैसे आपका ये काम करता है। तो अगर सपोज कीजिए आपका शिप है, शिप का कुछ ऐसे शेप होता है, ऐसे शेप होता है, कुछ ऐसे शेप मान लीजिए आप, ठीक है, ऐसे। और ये आपका पानी के अंदर फ्लो कर रहा है बाय द वे। और जो मैंने अभी बताई आपको एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइन, इसको आपने ऐसे किया, ठीक है। अब इस वर्टिकल जो इमेजिनरी लाइन में की बात कर रहे हो आप, इसके अंदर अगर सपोज कीजिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर कहीं है, मान लिया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां, मान लीजिए आप सपोज कीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका, यानी कि आपका पानी के अंदर है, यहां तक भरी हुई है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज कि मैंने यहां पर मान लिया एग्जांपल के तौर पे, तो इसका जो बायंसी फोर्स होगा वो कहीं नीचे होगा, या बायंसी सेंटर जो होगा नीचे होगा कहीं। तो सेंटर ऑफ बायंसी नीचे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर होगा, तो इसका जो मेटा सेंटर है वो आपका कहीं ऊपर होगा। तो तीन सेंटर मैंने नाम लिए, पहला ओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दूसरा सेंटर ऑफ बायंसी, और तीसरा मेटा सेंटर, या हिंदी में कह सकते हो आप जो गुरुत्व केंद्र है, दूसरा आपका उछाल केंद्र है, और तीसरा मिथ केंद्र है। अब इसमें जो तीन तरह के आपके मैंने केंद्र बताए, देखिए जैसे मैंने आपको पहला बताया था, पहला जो फोर्स था वो आपका बायंसी फोर्स था, बायंसी फोर्स। इस बायंसी फोर्स की वजह से एक सेंटर होता है जिसको बोलते हो आप सेंटर ऑफ बायंसी। दूसरा, अगर हम बात करें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमेशा नीचे की तरफ काम करता है, अर्थ की सरफेस की तरफ काम करता है, उसकी वजह से एक सेंटर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और हर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, आपका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। कोई भी बॉडी किसी भी शेप की हो उसका कोई ना कोई सेंटर जरूर होगा। जैसे आप अगर एक किसी भी व्यक्ति को माने तो आपकी जो नाभि होती है वहां पर आपका सीजी है। सीजी एक ऐसा है जहां से एक पूरी बॉडी का, जहां पूरा वेट जो है उस पर फोकस हो। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स की वजह से जो सेंटर है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तीसरा एक काल्पनिक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं आप मेटा सेंटर। और ये मेटा सेंटर जो है वो ये कैसे होता है, ये कहीं ना कहीं जो सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन दोनों की जब हम बात करते हैं तो उनके से जब कनेक्ट करते हो, यानी कि सपोज कीजिए एक वर्टिकल लाइन है आपकी, कोई भी एक काल्पनिक वर्टिकल लाइन मान लीजिए, जैसे पानी के अंदर कोई वस्तु है और वो ऐसे तैर रही है सपोज कीजिए, और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, मान लिया इसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर मान लीजिए, जिसे सीजी मान सकते हो,
या जो गुरुत्व केंद्र है, तो मैंने 3 केंद्र जो आपको बताए हैं उसमें से एक केंद्र जो है गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है सपोज कीजिए, ठीक है। उसका बायनेंसी सेंटर या जो उछल ऊपर की तरफ फोर्स कर रहा है, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ काम करेगा। इसका कोई सेंटर कहाँ होगा, इस फोर्स का जो सेंटर है वो है यहाँ पर, यानी कि इसको BC कह सकते हो। अब कहीं मेटा सेंटर कहीं इसी लाइन पे यहाँ पर हो सकता है। अगर ये कंडीशन है तो इसके लिए जो मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जब आपका शिप स्टेबल कंडीशन में है, बिल्कुल सीधा चल रहा है और स्टेबल है, तब यही कंडीशन होती है आपकी किसी भी जहाज की या किसी भी शिप की या किसी भी बोट की। अगर सपोज कीजिए ये आपके सेंटर जो है चेंज हो जाते हैं, बाय द वे आपका सेंटर कैसे होता है देखिए, जब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मेटा सेंटर हमेशा ऊपर था। अगर बाय द वे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे आपका मेटा सेंटर हो जाए कहीं पर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो सब शिप है वो अनस्टेबल कंडीशन में होगा। ऐसे समझ रहे हैं आप, यानी कि आपकी बोट या शिप अनस्टेबल होगा, टिल्ट हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, मेटा सेंटर हमेशा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता, तो वो कंडीशन अनस्टेबल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो में मैंने जो कवर किया टॉपिक्स, मैंने पहले ह्यूमिडिटी के बारे में आप लोगों को बताया। ह्यूमिडिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, या हम जो है द्रव्यमान को आयतन से डिवाइड कर देते हैं और उसकी SI यूनिट आप सबको पता है, kg/m3। दूसरा मैंने आपको बताया जो रिलेटिव डेंसिटी थी, वो क्या होता है, आप किसी भी फ्लूइड या किसी भी जो थिंग है आपकी, उसका अगर सपोज कीजिए आप डेंसिटी निकाल रहे हैं किसी वस्तु की, या मतलब फ्लूइड्स के केस में आप वाटर के साथ रिलेट करते हो, और वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, या मैंने लॉ ऑफ फ्लोटेशन बताया आपको कि जो कमियां उसमें जो आभासी कमी नज़र आती है। सपोज कीजिए आप किसी पॉन्ड के अंदर गए और उस पॉन्ड के अंदर आपने देखा कि आपकी वजह से कुछ पानी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ, तो जो आपको आभासी कमी अपने वेट में नज़र आई, जितनी भी कमी आई, सपोज कीजिए आप, मैंने एग्जांपल दिया था 60 kg और उसमें आपको फील हो रहा है 50 kg लग रहा है आपको, तो जो 10 kg का जो आपको फीलिंग आई, वो जितना भी डिस्प्लेस हुआ उस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ये आर्किमिडीज साहब ने कहा ऐसा। उसके बाद मैंने आपको बताया ये मेटा सेंटर क्या होता है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, या बायनेंसी फोर्स किसको बोलते हैं, या फिर ये पॉइंट्स कैसे स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन में आपके शिप्स के या किसी बोट के लिए काम करते हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक था, हम लोगों ने डिस्कस किया, आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, और अगली बार नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी वीडियो आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।